नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का बताने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज हम इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 99% आने की चांसेस बनता है। इसलिए बाबू इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम एक एक करके पूरा रट जाना है आप लोगों को, ठीक है। और मैं आपको एक एक करके बताता हूँ और आप लोग मेरे पीछे पीछे एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रटते चलना, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों मैं आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसा नहीं कि केवल साइंस का ही बताऊंगा, सारे विषय का मैं बताऊंगा, ठीक है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को मैं भेज दूंगा मोबाइल पर, ठीक है। तो सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। देखो बाबू, आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है आपका कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। तो बाबू आप लोग का आंसर क्या होगा? 2 होगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। सब लोग याद रखना बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरे नंबर कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। बाबू याद रखना, समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और साथ में काल्पनिक बनता है। और कभी कभी दोस्तों हम लोग काल्पनिक को आभासी भी बोल सकते हैं, आभासी भी बोल देते हैं। तो आभासी और काल्पनिक में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों सेम है, ठीक है। तो याद रखना आभासी और सीधा। देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया, हो सकता है कि दोस्तों कभी आभासी की जब काल्पनिक दे दे तो चिंता मत करना, क्योंकि काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही है, ठीक है। इनको उसका दूसरा नाम है काल्पनिक, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन आपका है कि आंख व्यवहार होता है। बाबू हम लोग का जो आंख होता है वो हमेशा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। मनुष्य का जो आंख होता है यानी कि वो हमेशा उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है बाबू, ठीक है। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। बच्चों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग एक प्रिज्म का उपयोग करते हैं, और जो प्रिज्म का उपयोग करता है ना, उस प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो 5 सतह होते हैं बाबू। कितने होते हैं? तो 5 सतह होते हैं। इसको भी आप लोगों को याद रखना है बाबू, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन है बाबू आप लोगों का, बाबू अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। देखो बाबू, रेटिना पर किसी भी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो किसी आम नेत्र के द्वारा बनता है। आम नेत्र का मतलब समझते हो? किसी भी मनुष्य के द्वारा, यानी कि आम नेत्र के द्वारा रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। और दूसरा बात आपको यह भी याद रखना है कि मनुष्य में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है। तो यहाँ पर आप लोग बताना कि उल्टा और वास्तविक बनता है, उल्टा तथा वास्तविक बनता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है बाबू, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू आप लोग का 6 नंबर कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट और 100 वाट है, ठीक है। इसके साथ ही 100 वाट भी है और इसके फिलामेंट का जो प्रतिरोध होता है वो ज्ञात करना है, यानी कि दोस्तों आर बराबर ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है आर बराबर V² अपॉन वाट। वाट को हम लोग ऐसे WATT बोल सकते हैं, वाट हो जाएगा। तो हम लोग का V का मान है 200 कितना है? 220 है। तो 220 का स्क्वायर करेंगे तो 484 और 00 मिल जाएगा। और नीचे आपका वाट का मान है 100। तो बाबू 100 से 100 ये कटेगा तो कितना बचेगा? 484 बचेगा। तो देखो 484 ओम आपको सी नंबर में दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग कहना सर जी 484 ओम ही होगा, ठीक है बाबू। बाबू अब अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, आप लोग का अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। बाबू विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो बाबू और बच्चा लोग याद रखना, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। वोल्ट मीटर किसके? तो वोल्ट मीटर के नाम से बाबू हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब बाबू अगला आप लोग का क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन आता है कि एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो याद रखना, एमीटर को हम लोग परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब हुआ इंग्लिश में हम उसको सीरीज बोलते हैं, यानी कि सीरीज ऐसे होता है, ऐसे जैसे आर अगर आर है तो ये आपका R1 हो जाएगा, प्लस R2 हो जाएगा, प्लस R3 हो जाएगा। ऐसा मतलब कि प्रतिरोध का मान बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ऐसे ऐसे आपका प्रतिरोध का मान बढ़ते चला जाएगा। तो कोई भी पूछे बता देना कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर कोई पूछे कि समानांतर क्रम तो उसमें आपका हो जाएगा इसी का ऑपोजिट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे होगा, ठीक है बाबू। तो आप लोग को याद रखना है श्रेणी क्रम होगा। एमीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है।
चलो बाबू अगला क्वेश्चन बहुत लड़के गलती किए थे। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। बच्चों याद रखना, ये जो विद्युत मोटर होता है ना, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बहुत लड़के ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा देते हैं, जबकि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंसर आपका बी नंबर सही होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब बच्चों ये देखो 10 नंबर, विद्युत फ्यूज बचाता है। बाबू विद्युत फ्यूज किससे क्या क्या मतलब कि चीज़ों से बचाता है? तो बाबू याद करना, विद्युत फ्यूज जो है ना वो सी नंबर वाला आंसर होगा। दोनों से बचाता है। किसके? तो अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से और साथ में लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। ये दोनों से हमको बचाता है विद्युत फ्यूज। और आपको पता होगा कि विद्युत फ्यूज कहाँ लगा होता है, फ्यूज कहाँ लगा होता है और फ्यूज किस तार में लगाया जाता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि एक फ्यूज हम लोग लगाते हैं। ठीक है, फ्यूज लगाते हैं ना आप लोग, फ्यूज आप लोग समझते हैं। ठीक है, तो वो किससे बचाता है? फ्यूज मतलब कि एकदम पतला सा होता है। कभी कभी दोस्तों हमारे घर की फ्यूज खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, मोटी सी तार ले लेते हैं, या फिर मतलब कि किसी तांबे की तार या फिर मोटी सी तार लेकर उसमें जोड़कर मतलब कि बना देते हैं। ये सब इलेक्ट्रिशियन वाले करते हैं। ठीक है, बट हमको उतना तक नहीं मालूम है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिशियन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि हमको बिजली से बहुत ज़्यादा डर लगती है। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन है बाबू मेरे प्यारे लाल 11 नंबर की, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखो जी, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जनित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? बाबू ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत हम लोग सूर्य भगवान को मानते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान से बड़ा स्रोत तो कोई हो ही नहीं सकता है, कोई नहीं हो सकता है सूर्य भगवान से बड़ा स्रोत। तो कह रहा है कि ऊर्जा के सभी रूपों में, तो सभी रूपों में तो सूर्य भगवान तो सबसे पहले नंबर पाएंगे। अब बाबू अगला क्वेश्चन बाबू हम लोग का है कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का जो न्यूनतम वेग होता है, न्यूनतम वेग मतलब समय तो वेलोसिटी तो वो कितना होता है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। बच्चों आंसर हो जाएगा बी नंबर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 14 नंबर की CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर, खरिया और चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, और इससे दोस्तों ये जब टूटा है तो साथ में 2 नए यौगिक का निर्माण किया, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। और कह रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया? तो हम लोगों ने दोस्तों एक अभिक्रिया पढ़ा होगा, अपघटन। अपघटन को आप लोग विघटन भी बोल सकते हो, तो विघटन कहो या फिर अपघटन कहो, दोनों का मतलब सेम है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अपघटन वैसी अभिक्रिया है जिसमें कोई अकेले पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो देखो यहाँ पर अकेले पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट, और यह टूटकर 2 नए पदार्थों में विभाजित हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अपघटन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बाबू? अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो हम लोग बोलेंगे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या बाबू? ऊष्माक्षेपी। बहुत लोग ऊष्माक्षेपी याद किए होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे ऊष्माशोषित, उस पर टिक लगा देंगे। वो सोचेंगे कि ऊष्माक्षेपी तो यही है ना। नहीं बाबू, अच्छे से ऑप्शन को पढ़ना फिर आप लोग जवाब देना। ठीक है, चलो बाबू अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है बच्चा? अगला क्वेश्चन हम लोग का 16 नंबर की, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं होता है किसका? यह धुआं होता है ऑक्सीजन गैस, N2 गैस, लेड ऑक्साइड, या फिर दोस्तों Na2 का है। तो बच्चों सब लोग याद करना ध्यान से, Na2 का होता है। किसका होता है बच्चों? Na2 का होता है। सब लोग ध्यान से देखना और कोई भूल मत जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल क्वेश्चन है आपका कि 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन लवण है? आपको लवण पहचानना है कि लवण कौन है। तो मैंने बोला था K2SO4 एक लवण होता है। क्या होता है बाबू? K2SO4 जो है ना वो एक प्रकार का लवण होता है, यानी कि माने तो K2SO4 क्या है? हमारा लवण है। K2SO4 क्या है? तो हम लोगों का लवण है, तो हम लोग बोलेंगे K2SO4 क्या है बाबू? तो लवण है। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? बाबू यहाँ पर ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर की, कठोर
जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो बच्चा हम लोग आंसर टिक लगाएंगे 18 का ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोहा की परमाणु संख्या। दोस्तों लोहा दोस्तों एक धातु होता है और इसकी परमाणु संख्या 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। तो लोहा धातु का क्या होता है? परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 26, यानी कि माने तो 26 होता है, 2 और 6, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है बाबू जस्ता को दोस्तों हम लोग जेडेन बोल सकते हैं, ठीक है। और साथ में दोस्तों क्या है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl होता है। इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो इसके फलस्वरूप कौन सी गैस निकलेगी? तो निश्चित ही दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर। हाइड्रोजन गैस पक्का और 100% बाहर निकलेगी। तो हम लोग बोलेंगे कि 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी H2 गैस बाहर निकलेगी, ठीक है बाबू। तो जो लोग मेरे प्यारे लाल वीडियो को लाइक नहीं किए एक लाइक कर दीजिए, तो ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? आपके पास 4 ऑप्शन है और इसी 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढ कर बताना है कि कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कॉपर होता है बाबू। क्या होता है? कॉपर। ध्यान से देखना, कॉपर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू आप लोग का है कि बताओ विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वो कहाँ से मुक्त होता है? तो बाबू 22 का जो आंसर होगा वो होगा एनोड पर। कहाँ पर? तो एनोड पर मुक्त होता है, एनोड पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन कौन है? बाबू हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। तो बाबू ध्यान से देखो किसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए में कार्बन हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। अब देखो डी नंबर में हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है। सी नंबर में कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को देखो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो हम लोग बोलेंगे कि यही हमारा हाइड्रोकार्बन है, बाबू। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो याद रखना जब भी सिंगल बॉन्ड COOH कहे तो हम लोग अम्ल की श्रेणी में जाएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा बाबू, ठीक है। अम्ल की श्रेणी में चला जाएगा। अगर दोस्तों CHO रहता तो आपका वो एल्डिहाइड का काम करता और कीटोन में दोस्तों किसका काम करता? CO का काम करता और ईथर में O का काम करता, ठीक है। तो आप लोग ये सब आगे हम आप लोग को और बताएंगे अच्छे तरीके से, लेकिन अभी फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? अम्ल कह रहा है तो अम्ल आंसर टिक लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारेलाल है प्यारेलाल की आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुएं गुण क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है या फिर कोई नहीं बाबू बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ जाता है बच्चा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन 26 नंबर आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। बाबू आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। बहुत लड़के कहते हैं ना कि सर जी अम्लीय होते हैं। जो लोग अम्लीय याद किए होंगे ना अभी से अपना मन बदल दो और क्षारीय याद रखो, नहीं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय होते हैं और दूसरे वर्ग के सदस्य अम्लीय होते हैं, उल्टा होता है बाबू। अगला क्वेश्चन देखो बाबू अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि कृत्रिम ब्रिक किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवाहन द्वारा पृथक करता है? तो बाबू 27 का सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन को N से सूचित करते हैं बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो उपचयन होगा। बहुत लड़के अपचयन पर टिक लगा देते होंगे, वो गलत हो जाएगा। उपचयन आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बच्चों प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो हम लोग 29 का करेक्ट आंसर देंगे सर जी प्रकाश संश्लेषण से ही बना रहता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण से प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बिल्कुल स्पष्ट रूप से बना रहता है। अब देखो अगला प्रश्न है आपका कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो दोस्तों नाम से ही बहुत लड़के बोल देते होंगे डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर
गंदा जल में ही हो सकते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपका सोच बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि आपके सोच के अपोजिट इसका आंसर होगा साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में पाए जाते हैं और पूरे भारत की बात करें तो ज़्यादातर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपालों में मतलब कि डेंगू मच्छर की ज़्यादा घटनाएं देखने को मिलती है बाबू। ठीक है, तो बाबू आप लोग एक एक प्रश्नों को एकदम रट जाना और आप लोग अब कमेंट करके बताओ कि कितने लड़के वीडियो को एक ही बार देखने से सारे प्रश्नों को याद कर लिए। दोस्तों एकदम बिल्कुल आप लोग सच बोलना। और दोस्तों एक और मैं आपको बात बता दूं, आज के ज़माने में जो लड़का अपने माँ बाप की कदर करते हैं वो हर एग्ज़ाम को और हर मंजिल को पा लेते हैं। तो आप लोग दोस्तों अपने माँ बाप की अच्छे से कदर करना और कमेंट करके बोलो कि आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक याद कर लिए इस वीडियो को देखकर। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए दी।